दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह के 9 बज गए हैं और हम देश के कई गंभीर मुद्दों को इस चर्चा में लेकर आते हैं, शामिल करते हैं। आज हम बात करेंगे संसद की। जी हाँ, संसद की, क्योंकि हमारा लोकतंत्र संसदीय कार्यप्रणाली के तहत ही काम करता है और संसद एक तरह से लोकतंत्र की वो मजबूत बुनियाद है। वो सबसे सर्वोच्च संस्था है जहां पर देश के नागरिकों के हितों के सवाल उठते हैं, उनसे जुड़े कानून बनाए जाते हैं, बहस होती है, विचार विमर्श होता है। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि संसद में कई परंपराएं टूटी हैं, कई मर्यादाएं भंग हुई हैं और जो बहस होती है न सिर्फ उनमें गिरावट आई है उनके तौर तरीके और लहजे में, बल्कि जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं मनमाने तरीके से उन्हें पास कर दिया जा रहा है। संसदीय जो समितियां हैं उनकी प्रासंगिकता एकदम कम कर दी गई है। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि वाकई एक संसद जो जनता की आवाज होनी चाहिए, क्या उसी तरीके से वो काम कर रही है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि कई दशकों से पत्रकारीय अनुभव उनके पास है और कई सरकारों को इन्होंने बनते और गिरते देखा है। संसद में कामकाज करने का कैसा तरीका है, वो लंबे अनुभव से इसको देखते आए हैं और हमें बताएंगे कि कितना बदलाव आ गया है और हम इन सालों में आखिर कहाँ आकर पहुंचे हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले यही सवाल कि पिछले कुछ सालों में जो संसदीय गरिमा है वो बहुत गिरी है। जो बहस और भाषा का स्तर है वो तो गिरा ही है, लेकिन जिस तरह से मनमाने तरीके से कानून पास कराए जा रहे हैं, मतलब 4-4 मिनट की बहस होती है और कानून पास करा दिए जाते हैं। पूरा के पूरा कहा जाए कि विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है और कानून पास हो जाते हैं। जो संसदीय समितियां हैं, उनका लगता है कि कोई अहमियत नहीं रह गई है। तो सब कुछ एक मनमाने तरीके से हो रहा है और आधे से ज्यादा समय तो सदन बाधित ही रहता है। अगर मैं मॉनसून सत्र की ही बात करूं तो 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 19 बैठकें होनी है और 14 हो चुकी हैं। 4 कानून भी पास हो गए, लेकिन किस तरह से हुए हैं वो हर कोई देख रहा है कि जो जवाब दे हैं वो मंत्री आकर जवाब नहीं दे रहे हैं और विपक्ष के पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो बाहर जाकर शोर मचाए। आपने इतने सालों में इस संसदीय कार्यप्रणाली का किस तरह से शरण देखा है? क्या वाकई जैसे काम होना चाहिए वो हो पा रहा है अब? देखिए, मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बहुत भारी प्रशंसक हूं, वोटर ही हूं उसका। मैं समझता हूं कि इट इज द बेस्ट सिस्टम मैन हैज इन्वेंटेड टू गवर्न हिमसेल्फ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और मैं इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म से भी ऊपर रखता हूं, क्योंकि वहां पर जो लोग बैठते हैं, जो कानून तराशी करते हैं, कानून तराशी करते हैं, वो लोग हमारे द्वारा इलेक्टेड लोग होते हैं और ये माना जाता है कि वो लोग वही काम करेंगे जो जनता के हित में होगा। लेकिन आजकल मुझे ये लगता है कि वो लोहिया जी की एक पुरानी कहावत है ना, कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब ना सिर्फ हमारे देश में संसद आवारा हुई, हमारे देश में मीडिया आवारा हुआ और हमारे देश में जो जुडिशरी है वो नागवारा हो गई हम लोगों के लिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता न्यायपालिका के प्रति, लेकिन ना लोगों को अपने मन की आवाज सुनाई दे रही है संसद में, ना लोगों को वो कानून देखने को मिल रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनके हित में है, और ना जो जुडिशियल रिड्रेसल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि अगर मैं अपने आप को रॉन्ग, गलत हुआ पाता हूं तो मैं न्यायपालिका के पास जाकर न्याय मांग सकता हूं। अब न्याय इतना मांगना इतना महंगा हो गया है और उसका प्रकरण इतना लंबा हो गया है कि हमने कई केसेस देखे हैं कि बरसों से लोग लड़ रहे हैं अदालतों में और उनके देहांत के बाद फैसला आ रहा है। ऐसे ऐसे केसेस में आ रहा है जहां पर वो लड़ रहे हैं, अपने लिए छत ढूंढ रहे हैं, जो उनके परिवार के लोगों ने बाहर फेंक दिया उनको, या किसी बिल्डर ने, किसी ने, या किसी लैंड ग्रैबर ने हथिया लिया है उनसे। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है हमारे देश में, देखिए कहीं भी अंशु जी लोकतंत्र चलता कैसे है?
लोकतंत्र के को बचाने के लिए गार्ड रेल्स कौन सी हैं? जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सिर्फ उसमें पार्लियामेंट नहीं होती, उसमें इलेक्शन कमीशन भी होता है जी। जी। उसमें मिसाल की तौर पे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज भी होता है, जहां पर जो सुविधा देता है, रिलीफ पहुंचाता है माइनॉरिटीज के तबकों को, जो समझते हैं कि उनको उनके आंकड़ों के आधार पर उनके साथ पक्षपात हो रहा है। और ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमको दिए। मैं संस्थाओं की बात कर रहा था। संस्थाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाई हैं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, वो जो संस्थाएं हैं एक एक करके उनको क्षीण कर दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है। आज के तत्कालीन हुक्मरानों ने हर उस संस्था में अपने लोग बिठा दिए हैं जो उन्हीं की बात करते हैं। ये हमारे देश में एक ऐसा युगल गीत चल रहा है जिसमें जनता की कोई साझेदारी नहीं है। ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर युगल गीत गा रहे हैं। आज मैं एक बड़ा लंबा सा वीडियो देख रहा था ज्ञानेश कुमार जी का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे थे। देखिए, लोगों में अगर आपने अपना इकबाल बनाना है तो काम करके बनाना है, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं बनाना है। वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है। मैं ये मानता हूं कि इस देश में अब जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, खासकर हमारा जेन जी नौजवान जो सड़कों पे उतरे हैं, जो शिक्षा मांग रहे हैं, शिक्षा के अच्छे इदारे मांग रहे हैं, शिक्षा का अच्छा सिस्टम मांग रहे हैं, वो लोग जब से उतरे हैं सड़कों पे, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ सरकार का जो रवैया है पहले की तरह नहीं है। जो पहले वाला गुरूर, जो पहले वाली हेकड़ी है, वो अब नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जैसा कि लोहिया जी ने कहा कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और एक आवारा संसद को राह दिखाती वही जनता है जो उसको जितवाती है। देखिए, लोकतंत्र में इंपॉर्टेंस पार्लियामेंट की क्यों है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि सरकार उसके गर्भ से निकलती है। संसद सरकार की मां है, और अगर आप अपनी मां को आतंकित करके, आतंकित किया होता है ना, जब बात नहीं करने देते, विपक्ष को बोलने नहीं देते, जो पीठासीन जो अध्यक्ष होते हैं वो तरह तरह के नुक्ते निकालकर कोई ना कोई विपक्ष के नैरेटिव में बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब कोई रूलिंग देनी होती है तो कनखियों से निहारते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को, या ट्रेजरी की तरफ देखते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जो नेचुरल प्ले होता है ना ऑफ द गेम, जैसे कि कोई अच्छा खिलाड़ी जो बड़ा एक्सपर्ट है फ्लुएंट बैटिंग में, अगर आप उसको स्ट्रेट बैट का ताकीद कर दो कि स्ट्रेट बैट से खेलो, तो वो खिलाड़ी अपना खेल भूल जाता है। और आज के दिन जो इदारे हैं उनको उनका खेल भुला दिया गया है। जो इदारों में पीठासीन लोग हैं उनको उनका खेल भुला दिया गया है। उनको ये बता दिया गया है कि ये मैच आपको इस पक्ष को जितवाना है। सो अंग्रेजी में इट्स अ होलसेल रिगिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस दैट वी आर वाचिंग, दैट वी आर सीइंग। और अगर ये ऐसा होता रहा तो जो आवाजें अभी सड़क से उठ रही हैं वो और कर्कश हो जाएंगी और शार्प हो जाएंगी, और किसी भी संवेदनशील सरकार को, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैं उनसे इल्तिजा करना चाहता हूं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया डज नॉट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द पीपल।
India requires a sensitive and a resolute prime minister, जो बिल्कुल। संवेदनशील है और अपनी बात का पक्का है, अपने वादे का पक्का है, और संस्थाओं को सरकमवेंट करके वो अपनी बात नहीं बनवा रहा है, संस्थाओं को साथ लेके चल रहा है। क्योंकि एक आदमी, इंदिरा गांधी का, जब उसने इमरजेंसी लगाई, हम तो उस वक्त, आई वॉज सोफोमोर मतलब सेकंड ईयर, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैं था, और एकदम उस समय के जेंजी थे तब आप। और उस वक्त के हम जेंजी थे, और हमने उनको जो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और जी। कांग्रेस के पक्ष में रहते थे, लेकिन जी। उस काल में वो अमृतसर में वहां से हवाई जहाज में बैठकर, हवाई जहाज तो उन दिनों लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, बड़ा महंगा होता था, पर वो बैठे और वहां हवाई जहाज में बैठकर वो दिल्ली आए, रामलीला मैदान में, और मुझे कह के आए कि भाई मैं जेपी के बक्से में 50 रुपए डालने जा रहा हूं। मैं कहा 50 रुपए, इतने सारे पैसे पिताजी? तो कहते हैं कि जो बेटा हमारा लोकतंत्र है, जो आजादी हमने पाई है, ये छोटा अमाउंट था उसको बचाने के लिए। माँ, आई हैव लिव्ड विद दैट थॉट ऑल माय लाइफ, और मैं समझता हूं कि आज के दिन संस्थाओं को बचाना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे प्रमुख संस्था है हमारी संसद। यहाँ एक जमाना होता था अंशु जी कि हम स्पीचेस सुनते थे, और जब स्पीच खत्म करके कोई वक्ता बैठ जाता था और जिसने बहुत अच्छा बोला होता था, तो हम उनके पास जाकर उनकी स्पीच को ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करते थे। मैं नाम ले सकता हूं ऐसे लोगों का जिनके पास हम जाया करते थे। बिल्कुल बताइए सर। हम मधुलिमय जी के पास जाया करते थे, हम पीलू मोदी के पास जाया करते थे, हम सोमनाथ चटर्जी के पास जाया करते थे, इंद्रजीत गुप्ता के पास जाया करते थे, अटल जी के पास जाया करते थे, और वो लोग बड़े इत्मीनान से शिक्षक की तरह हमको सिखाया करते थे। अपने तरीके से ये बड़े नेता कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस लोकतंत्र की एक नई पीढ़ी खड़े कर रहे थे। आज के दिन तो मिलते भी नहीं है और बात भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया है, दैट इज द बेस्ट इंटरफेस बिटवीन देम एंड द पीपल। ऐसा नहीं होता भाई। तो फिर सोशल, अगर ऐसा ही है तो फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे वोट डलवा लो, डलेगा क्या? नहीं होगा ना। तो मैं समझता हूं कि वो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत कि द पॉलिटिकल पार्टीज, सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर टुडे, आज के दिन जो हैं सत्तारूढ़, दे हैव लॉस्ट देयर मूरिंग्स। मूरिंग्स मतलब आप अपनी जड़ें कहीं भूल गए हैं, अपना एंकर कहीं आपको पता नहीं कि कहां ड्रॉप करना है, कहां आपने अपने इस जहाज को खड़ा करना है और लोगों को सुनना है या उनको बिठाना है उसी जहाज में, ये बताने के लिए कि क्या दिक्कतें हैं जिसके चलते कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन जवाबदेही की तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अब अकाउंटेबिलिटी तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल वही सर, ये एक बड़ी बात कही कि जो हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो करते हैं उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कितनी बड़ी चीज है। अभी अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण देखें तो वहां अगर लोगों को पसंद नहीं आया काम करने का तरीका तो एक ही पार्टी के अंदर कई प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिए गए। इससे उनका लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ और मजबूत हो रहा है, क्योंकि वो जनता की आवाज को सुन रहे हैं कि अगर हम ठीक नहीं कर पा रहे तो जो हमारा सक्सेसर है, जो आने वाला है, वो अच्छा काम करेगा। इसे जवाबदेही कहा जाता है, जो हमारी तरह काफी मिसिंग लग रही है। सर, एक और बड़ी बात जो आपने कही कि जो प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम तो नहीं है, उसे संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक की आवाज को सुनना जरूरी है। ये कितनी सही घटना है या नहीं, लेकिन ये काफी पॉपुलर है कि जब जवाहरलाल नेहरू नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो एक महिला बड़े गुस्से में आई, कोई सी सभा में थे और उनका कॉलर पकड़ लिया उस महिला ने।
उसने कहा कि मुझे क्या मिला, इस आजादी से मुझे क्या मिला। तो नेहरू जी ने तब कहा कि इस लोकतंत्र और आजादी से तुम्हें यह मिला कि तुम अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हो। तो exactly. वो एक संवेदनशीलता थी। तो वो दौर तो खैर कुछ और ही था, लेकिन हम आज संसद में क्या देख रहे हैं कि उन प्रधानमंत्रियों को, उन इतिहास के जो हमारी धरोहर है, उनको बदनाम किया जा रहा है। बजाय कि उन्होंने जो कुछ दिया देश में, उसको आगे थाती को लेकर चले, बुरी-बुरी बातें हो रही हैं, अभद्रता हो रही है, संसद में गालियां तक दी जा रही हैं। ये सबसे बड़ी गिरावट का दौर होगा। और बड़ी बात ये है कि देखिए, जो आपने भी बात करी कि संस्थाओं के माध्यम से चलता है, तो संसद में तो विधायिका, कार्यपालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कानून बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लागू कर रहे हैं। लेकिन कहीं लगता है कि सर वो चीज ना होकर मतलब जिसे कहना चाहिए कि डिवीजन ऑफ पावर उस तरीके से नहीं हो रहा, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। संसदीय प्रणाली में भी इस तरह का हो गया है कि ना लेजिस्लेचर अपनी बात को उस तरह से कह पा रही है, और ना जो एग्जीक्यूटिव है उसे जिस तरीके से करना चाहिए काम वो कर पा रही है। सारा पावर सेंट्रलाइज्ड होकर एक या दो लोगों में आ गया है। ये तो लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली के काम करने का तरीका नहीं है। क्या आपको भी ऐसे लगता है? कैसे आप डिफाइन करेंगे? इससे मुसीबत हो रही है। देखिए, ऐसा है कि जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर हो तो पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली जी। और जनता को ना सुनना भी करप्शन का एक अवतार है। ना सुनना भी करप्शन है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सबसे बड़ी करप्शन, सबसे बड़ी एक्सेस जनता को ना सुनने वाली होती है। देखिए, कामयाब डेमोक्रेसी क्या होती है? आपने उदाहरण दिया मुझको यूनाइटेड किंगडम का। कामयाब लोकतंत्र वो होता है, हमारे देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, लेकिन हाल ही के बरसों में कुछ विदेश के अखबारों ने हमको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी कहा है जी। क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं, हमारे नेतागण जनता की आवाज सुनते नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, और आजाद फर्दर एक्सप्लेनेशन, कि डेमोक्रेसी इलेक्टोरल काफी नहीं है, डेमोक्रेसी इंटरैक्टिव भी होनी चाहिए। जी। और डेमोक्रेसी इंटरैक्टिव है या नहीं है, ये दो इलेक्शन के बीच में पता चलता है। जब दो इलेक्शन के मध्य में आवाजें उठती हैं, तो उसके प्रति हमारा लोकतंत्र कितना रिस्पॉन्सिव है, हमारी सरकार कितनी रिस्पॉन्सिव है। सबसे बड़ा टच स्टोन, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट वो है। और मैं ये समझता हूं कि इस पक्ष में, इस एस्पेक्ट में आज की सरकार उतनी ही फेलियर में आ गई है जितनी कि इंदिरा गांधी की सरकार फेलियर में आई थी जब उसने इमरजेंसी लगाई थी इस देश में। और हमने इमरजेंसी वो देखी हुई है, हम सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं। और मैंने आपको बताया कि किस तरह मेरे पिता आए, उन्होंने वोट डाला, मतलब दान पात्र में पैसे डाले। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, दिवंगत फॉर्मर अटॉर्नी, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देवेंद्र नाथ द्विवेदी। बड़े अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता थे वो। और बदकिस्मत थे कि उनका नाम क्लियर हो गया था गवर्नर बनने के लिए गुजरात में, लेकिन उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पर वो अक्सर कहा करते थे, बातों में हमको बताया करते थे कि विरोध, सुप्रीम कोर्ट में बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्यों? Supreme Court interprets it, and it is the responsibility of the President of India, who is very much a part of Parliament. देखिए, पार्लियामेंट पूरी नहीं होती, पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को मिला के पूरी होती है। जी। और वो जो प्रेसिडेंट है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं पूछना चाहता हूं
आज से जो आपने शुरू में सवाल उठाया अंशु जी, हम्म, कि क्या कानून तराशी लॉ मेकिंग ठीक तरह से हो रही है, डिबेट के हम्म, बाद हो रही है, हम्म, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन सही हो रही है, हम्म, और क्या प्रेसिडेंट जो है वो शी इज बिहेविंग और ही इज बिहेविंग एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म, अब देखिए आप, आज ही की बात है कि एक कानून पास होना है, 4 जजेस बनने हैं, हम्म, 4 नए जजेस बनने हैं, और उसको मनी बिल बना के सरकार लाई है। 2019 में भी ऐसे ही मनी बिल बना के लाई थी, जब आंकड़ा बढ़ाना था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, और किस तर्क पे, कि चूंकि ये हम जो एडिशनल जजेस लगा रहे हैं और जो उसका बेंच का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, उसके चलते, उसकी जो मॉनेटरी इम्प्लीकेशंस है, उसके चलते हमने इसको मनी बिल बना दिया। और अच्छी सच्चाई ये थी कि आप नहीं चाहते थे कि राज्यसभा में बिल जाए, क्योंकि वहां पर आपके पास उस वक्त आंकड़े नहीं थे। आंकड़े आज के दिन आपके पास अनुपात में हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको मनी बिल बना के दोनों सदनों में पास करवा लिया। अब आप मुझे बताइए, और ये जो मनी बिल बनाने वाली बात थी, इसको चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जो बाद में चीफ जस्टिस हो गए, उन्होंने फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। अब फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन चंद्रचूड़ ने बोला था, लेकिन वो माइनॉरिटी वॉइस थी उस बेंच पे, तो पास हो गया। ये है एक तरीका कि जहां जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम संसद है, इट इज बीइंग कट टू साइज। उसकी अहमियत जो है, उसको तार तार किया जा रहा है कानून तराशी में भी, कि आप उसको, उनकी आवाज भी नहीं सुनना चाहते। देखिए ऐसा है, जब साइबर लॉ बन रहे थे इस देश में, तो प्रमोद महाजन वॉज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उस वक्त मुझे याद है कि जो पहले स्पीकर होते थे शिवराज पाटिल, वो बार बार खड़े हो कह रहे थे कि इसको जल्दी में पास मत कीजिए, ये नए तरीके का कानून है, एक नए टेक्नोलॉजी पे लागू होने वाला कानून है, इस पे विस्तृत चर्चा करके आप इसको पास कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा अगर आप पास करोगे तो जो लॉ आप पास करोगे, इट विल बी इनफर्म, इट विल बी नॉट बी अ परफेक्ट लॉ, और आपको इसमें फिर अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। वही हुआ, कई अमेंडमेंट्स हुए उसके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात की थी। पार्लियामेंट्री कमेटीज का क्या महत्व है? उनका महत्व यह है कि जब ओपन पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही होती है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दोनों पक्षों के होते हैं, दे ट्राई टू प्ले टू द गैलरी, यानी जनता को इंप्रेस करने के लिए, गैलरी को इंप्रेस करने के लिए वो कुछ बातें कहते हैं। लेकिन जब कमेटी सिस्टम में बैठते हैं, तो विरोध के बावजूद उनमें एक राय बनती है, क्योंकि वहां पर दिखावा नहीं होता, वहां पर कुछ कर गुजरने की लालसा होती है। और वो कमेटी सिस्टम अगर आप वीकन कर रहे हैं, हमारे देश का कमेटी सिस्टम, पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम की बड़ी शान थी एक टाइम में, और देशों में, साउथ एशिया में, जिस तरह से हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन में की बड़ी शान थी, मेरा पैसा मेरा हिसाब, ये स्लोगन था ना उस वक्त, द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को जो लॉ है, आज के दिन उसकी क्या स्थिति है बताइए मुझको। बिल्कुल। कमेटी सिस्टम की क्या स्थिति है, मुझे आप बताइए। ये तो छोड़िए, पार्लियामेंट की क्या स्थिति है, हाँ, इलेक्शन कमीशन की सही, क्या स्थिति है, आप बिल्कुल। बताइए। और जो जज साहब आएंगे, 4 अच्छे जज साहब, आशा करते हैं कि विद्वान व्यक्ति होंगे, और हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, बावजूद इसके कि हम जुडिशरी अगर कोई गलत जजमेंट देती है तो उसको क्रिटिसाइज करने का विदाउट इंप्यूटिंग मोटिव्स राइट रखते हैं। ये राइट है जनता के पास। लेकिन आप उस जनता को, जो जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज कर सकती है, वो जनता अगर आपको क्रिटिसाइज करे,
तो आप उनको एंटी नेशनल बोलते हो। और फिर हमको बताते हो कि इंदिरा इतनी बड़ी डिक्टेटर थी कि उसका जो साइड किक था देवकांत बरुआ, उसने कहा था एक बार, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो आज क्या कर रहे हैं आप? आज आप क्या कर रहे हैं आज के दिन? दैट द गवर्नमेंट इज इंडिया, गवर्नमेंट देश है और देश बाहर गवर्नमेंट है, ये कैसा होगा भाई? तो इसलिए आपने इंदिरा गांधी की गलतियों से सीखा नहीं है कुछ। दूसरे की गलती से सीखना चाहिए, उसकी गलती का अनुपालन नहीं करना चाहिए, उसकी गलती दोहराना नहीं चाहिए। जी सर, इसमें कुछ जरूरी सवाल निकल कर आते हैं। जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट में जो है उसके बाहर की भी संस्थाएं जैसे जुडिशरी वो भी इतने इम्पोर्टेंट है, चाहे चुनाव आयोग, ये अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहे, जो एक चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं कि जहां कोई एक गलत कर रहा है उसको सुधार देंगे, चाहे जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से या जो चुनाव प्रक्रिया अगर वो सही तरीके से चले तो वो एक रोक रखती है सरकार के ऊपर। लेकिन आज वो कहीं नहीं हो रहा, सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है चूंकि। और बात ये जो आपने बात कही, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में हम आ गए हैं, एक डिस्पोटिक तरीके से काम हो रहा है क्योंकि सारे नंबर हथिया लिए गए हैं, चाहे सांसदों की खरीद फरीद हो, तो उनको लगता है कि नंबर तो हमारे पास है, तो हमें ना जनता की परवाह करनी है ना विपक्ष की परवाह करनी है, क्योंकि यही पार्लियामेंट पहली बार ऐसा हुआ कि एलओपी की सदस्यता खत्म करने के ही षड्यंत्र चलते और खत्म भी करवाई गई। हमने देखा महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ और भी कई सदस्यों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से डिस्पोटिक होकर काम करते हैं, तो केवल नंबर पर ही चल रहे हैं। सर, एक भी जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, इसमें चुनाव सुधारों को लेकर मुझे लगता है, क्या आपको भी लगता है कि जरूरत है हमारा जो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट का, और जिस तरह से ये नंबर गेम को किसी भी तरह से हथिया कर जनता को किनारे लगा देना और सभी संस्थाओं पर कब्जा करके चेक्स एंड बैलेंस को खत्म करके संसद की प्रासंगिकता खत्म करना, लोकतंत्र पर प्रहार करना, चुनाव सुधारों को आप देखते हैं इस नजर से, या क्या इसका सोल्यूशन क्या है फिर? देखिए, चुनाव सुधार ये जो आपका वाक्य है ना, बड़ा हैकनीड है, बड़ा घिसा पिटा है। चुनाव सुधार कैसे होंगे? चुनाव सुधार उसी देश में हो सकते हैं। आज के दिन जो हमारा लोकतंत्र है, इट्स अ प्लूटोक्रेसी, धनतंत्र है ये। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी इफेक्टिवली, इट्स अ प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब धनतंत्र। बिग मनी इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। और इस सब के चलते नंबर 1 जो काम करना है वो ये है कि पार्टी के एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगाओ। आप कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगाते हो, पार्टी के एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगाओ ना। सर, वो आरटीआई के दायरे में भी नहीं है, कितनी बड़ी बात है। सुनिए तो सही, आरटीआई तो इट्स अ स्मॉल चेंज कंपेयर टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। देखिए, आप जो पार्टियां पैसा खर्चती हैं उस पे सीलिंग लगाइए, और पार्टियों पे इनकम टैक्स नहीं, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए। अच्छा, देखिए, अगर आप सही में सही दिशा में ले जाना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, और दूसरा देखिए, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वहां वो लोकतंत्र बचा लेते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति ने, जो कि अध्यक्ष था उनकी कांग्रेस का, उसने लोकतंत्र बचाया था। जब ट्रांसफर ऑफ पावर डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहा था, नहीं मान रहा था, तो उसने कर दिया सर्टिफाई, जिसके पास अधिकार थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि उस पर प्रेशर डाले, लेकिन उसने कर दिया, क्योंकि उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था जिसकी अहमियत उसने समझी। हमारे देश में अगर एज्यूम कि that there is a party in power which loses an election and refuses to transfer power, कोई है आपके आसपास खड़ा हुआ जो बचा ले लोकतंत्र को? क्योंकि जिन इदारों को लोकतंत्र बचाना है, बुरा ना माने वो, लेकिन हमारा एक फियर है, एक डर की अभिव्यक्ति है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
और इट इज रियल, दिस फेयर इज रियल कि क्या ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा अगर इलेक्शन कोई सरकार हार भी जाती है तो। बहुत बड़ा सवाल। ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस देश में आज के दिन, क्योंकि देखिए बहुत कमियां हैं राहुल गांधी में, लेकिन एक बात उसमें काबिले तारीफ है कि वो खड़ा होकर बिन निडर होकर अपनी बात कह देता है। और उसने एक बात कही थी जो लोगों ने मजाक में टाली, लेकिन वो बात बड़ी गंभीर थी। वो क्या थी? उसने कहा कि इलेक्शन में हार जीत होती है और राजनीतिक दल इसके अभ्यस्त हैं, राजनेता भी अभ्यस्त हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब अटल जी वोटिंग डल गई और माधवराव सिंधिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे ग्वालियर से, तो उनको मैंने पूछा, मैं था वहां पे, मैं कहा कि क्या नतीजा आएगा कल? कहता आप तो डब्बे पे बंद है किस्मत हमारी, उन्होंने कहा। और अगले दिन जब हार गए तो वहां जाके मैंने पूछा तो कहता है आई हैव लॉस्ट अ बैटल बट द वॉर इज ऑन। तो अभ्यस्त है इलेक्शन हारने के बड़े बड़े नेता भी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप इलेक्शन हारने से डरते हैं क्योंकि आपको अंदेशा है, आपको चिंता है कि इलेक्शन हारने के बाद आपके साथ क्या होगा। इट्स अ टेलिंग पॉइंट ही मेड ना। लेकिन इसलिए मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रश्न आज के दिन हमारे देश के सामने है कि जब आपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि सही में रक्षक हैं, प्रहरी हैं लोकतंत्र के, उनको बड़ा निरीह और वीक कर दिया है, बहुत वीक कर दिया आपने। और जब वो नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र पे जब आंच आएगी तो कौन बचाएगा लोकतंत्र को? जी। क्या कोर्ट में जाएंगे तो क्या तारीख पे तारीख होगी? क्योंकि जिसमें उसमें जिस जजमेंट पे चंद्रचूड़ ने बोला इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी उसमें फुल डिलीवरी नहीं हुई है। मनी बिल वाला मुद्दा अभी भी कोर्ट में फंसा हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमको ईमानदारी से बात करनी चाहिए। हम राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, कंटेस्ट होता है, कंटेस्ट जी। होता है। जी। और राजनीति एक आदमी की दौड़ नहीं होती, राजनीति रिले रेस है अंशु। बिल्कुल। रिले रेस कैसे? कि आपने दौड़ लिया अपना स्ट्रेच और फिर डंडा अगले दावक के हाथ में दे दो। उस वक्त ये नहीं कि खड़ा हो कहना मैं नहीं दूंगा, ताकि रेस ही पूरी ना हो और देश हमारा खड़ा रहे इंतजार में। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा ही इमोशनल इशू आपने रेज किया, क्योंकि हम फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड अबाउट डेमोक्रेसी। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैं 3 बरस पाकिस्तान में पोस्टेड रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, और मैंने वहां पर देखा है कि उनकी जो कोजाए डेमोक्रेसी है, कि वहां पर उनकी दिखावे की जो लोकतंत्र है, और वहां पर जो पत्रकार थे, जब कोई बीच में ऐसा निजाम आ जाता था तो अपनी जो फ्रीडम को बड़ा कितने मजबूती से वो डिफेंड करते थे, क्योंकि उनको उसकी अहमियत पता थी। और हमारे मीडिया को प्लेटर पे मिला हुआ लोकतंत्र, और हम उसको बेपरवाही से उसके साथ बेपरवाही का सलूक कर रहे हैं। यानी हम ये सोच रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल सरकार के साथ युगल गीत गाना ही लोकतंत्र है, वही पत्रकारिता है। नो सर, नो, नहीं। आप सोचिए इस पे और देखिए, बहुत से इसीलिए जब छात्रों के बीच में आप जाते हैं तो छात्र उनको उस इज्जत से नहीं देखते हैं जो उसको देखना चाहिए। और जब हम उस वक्त भी कमियां थी हमारे टाइम में भी, लेकिन जब हम लोग जाते थे वी यूज्ड टू डील विद द पॉलिटिशियंस ऑन इक्वल टर्म्स।
जनरली कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन जनरली ऑन इक्वल टर्म्स। बिल्कुल तो मैं सर, समझता समय हूँ चूंकि हाँ, समय चूंकि कम है, एक भारत अंतिम सवाल लेकिन आपसे मैं जरूर लेना चाहूंगी कि लोकतंत्र केवल संसद के अंदर नहीं होता। जब संसद के अंदर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा होता तो फिर वो बाहर करता है, सड़कों पे करता है, जो आज हम देख रहे हैं, जो जेनजी कर रहा है, युवा आंदोलन कर रहे हैं, जो विपक्ष कर रहे हैं, संसद के बाहर कर रहे हैं। सर, आप भी जंतर मंतर गए थे, वो मैंने तस्वीरें देखी। आप बता रहे हैं कि वो इमरजेंसी का काल, और उस समय भी आपने देखा था, आप कॉलेज पे थे। तो क्या कुछ वैसा ही समा तैयार हो रहा है? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर, ये भी देखने की बात होगी। और जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि इनके पास हार के बाद डर है एक, तो क्या वही डर है जो एक डिस्पोटिक आप जो बात कर रहे हैं उस चीज का है? और बड़ा प्रश्न ये कि ये आंदोलन में, यानी कि लोकतंत्र में डिसेंट, यानी आंदोलन करना, ना कहना, जवाबदेही तय करना, वो भी एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको अब इस्तेमाल करने की जरूरत आ गई। अब पूरे तौर पे आप कैसे देख रहे हैं, क्या पिक्चर अब बन रही है? क्या वो लोकतंत्र बचा रहेगा देश का? देखिए, वही लोहिया जी की बात कर रहा हूं मैंने। देखिए, लोहिया जी की बात कर रहा हूं। देखो, वो तो कहते थे प्रोटेस्ट इज अ कंटिन्यूअम, हाँ लाइक अ गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअम। जी। सरकार एक लगातार चीज है। हम्म। चेहरे बदलते हैं, सरकार भारत की तो लगातार है ना। हाँ हाँ, गवर्नमेंट इज ब्यूरोक्रेसी अ है। कंटिन्यूअम। तो मैं जब कहता हूं कि ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगी, क्या होगी क्या, तो मैं वो आपको डर बता रहा हूं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बीइंग अ कंटिन्यूअम, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बीच में अगर कोई, जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया डेस्पोटिक, आई विल नॉट यूज दैट वर्ड, बट ऑटोक्रेटिक, यूनिलैटरल हम्म सरकार चले, जो हम्म जो हमने देखा इमरजेंसी में। हम्म तो इमरजेंसी के दौरान उसके बाद क्या हुआ? देखिए, इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इमरजेंसी लगाई और उसका मुआवजा भुगता। उसने इलेक्शन करवाए और हम्म खुद भी हार गई और उसका बेटा भी हार गया। तो कोई भी सरकार को, भले वो आज की हो या उससे पहले वाली हो, इंदिरा गांधी के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, बिल्कुल। द बेस्ट पॉलिटिशियन इज द वन who learns from the mistakes of his rivals. बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए हम्म अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उनको वीडियो चलाते हैं कि बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, कि इसको आउट कैसे करना है। तो जब देखते हैं कि उसकी एक कमी है, एक कमजोरी है, वो पकड़ लेते हैं और उससे सीख के उसको आउट करते हैं। हम्म पॉलिटिक्स इज अबाउट लाइफ, पॉलिटिक्स हम्म इज लाइफ एक्चुअली। तो इसलिए आज के दिन अगर आप समझे, इंदिरा गांधी क्यों डिफीट हुई फाइनली? बिकॉज शी थॉट दैट शी इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम, कि सारी विद्वता उसी के पास है। जब कोई भी हुक्मरान ये समझ ले कि सारी हम्म विद्वता उसके पास है, तो समझ हम्म, लीजिए कि उसका बुरा काल शुरू हो गया। बिल्कुल। तो एक शासक को भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है और हर किसी से सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। सर, ऐसे तो जो आप चर्चा कर रहे हैं तो दिल तो कर रहा है कि इस चर्चा को और विस्तार में ले जाया जाए, क्योंकि बहुत गहन बातें आपने बताई। जो इस वक्त देश में चल रहा है वो वाकई वो गंभीर चीज़ें हैं, देश के लोकतंत्र के लिए सोचने की बात है, लेकिन समय की कमी है। आज इस चर्चा को मैं यहीं खत्म करूंगी, लेकिन 2-3 बातें जो आपने बताई वो देश के इस समय सोचने के लिए। और आपने बिल्कुल कहा कि जो पूर्व में गलतियां हुई होती हैं उससे जो वर्तमान की सरकारें या वर्तमान की सत्ता अगर सीख ले तो वो बहुत गलतियों से बच सकती है, और उनका भी अंत वैसा नहीं होगा जैसा उन सरकारों का या फिर उस सत्ता का हुआ था। तो ये सीखने की बात है, बहुत बड़ी बात आपने सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस चर्चा में आप शामिल हुए। यू बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद। बाय।